देखिए, भारत में ना लग रहा है कुछ खतरनाक हो रहा है और इस खतरे का अलार्म एक आतंकी संगठन के समर्थन में भारत में हो रही रैलियां हैं, भारत में हो रहा प्रदर्शन है। सोचिए, जो भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वहां एक खतरनाक आतंकवादी कई देशों के लिए यह आतंकवादी है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये 60 से ज्यादा देशों के लिए आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, उसका चीफ नसरुल्लाह मारा गया। 4000 किलोमीटर दूर हमारे यहां लोग छातियां पीट रहे हैं, मातम बना रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, मातम मनाए जा रहे हैं। खुलेआम एक आतंकवादी संगठन कहे जाने वाले हिजबुल्लाह का समर्थन हो रहा है, खुल्लम खुल्ला। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत किसी बड़े संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। बट हार्ट साफ है भी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए और होता है? ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक। देखिए, हिजबुल्लाह जैसे दुनिया के कई देश खतरनाक आतंकवादी संगठन मानते हैं, उसी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, ये नाम शायद आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। नसरुल्लाह आतंकवादी, मर गया, मारा गया, ये नाम शायद आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक इस आतंकवादी के मरने पर हमारे देश में मातम हो रहा है। नसरुल्लाह को इजराइल ने 2 दिन पहले उसी के हेडक्वार्टर में मार गिराया। इजराइल की एक कार्रवाई भारत से 4000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई। लेकिन कश्मीर में सोचिए, भारत के कश्मीर, भारत से 4000 किलोमीटर मरा है नसरुल्लाह, लेकिन भारत के कश्मीर से लेकर लखनऊ तक नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया जा रहा है, छाती पीटी जा रही है। क्या लेने देना है इस नसरुल्लाह से हम लोगों का? किसी भारतीय का कोई लेना देना इस नसरुल्लाह से? किसने मारा, क्यों मारा, क्या मारा? इजराइल और उनका आपस का मामला। ये देखिए आप, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं साहब। भारत के अहम कूटनीतिक पार्टनर इजराइल को आतंकी मुल्क बताया जा रहा है। भाई, सब देश पहले है ना सबके लिए। मैं मान के चलता हूं इन सबके लिए भी देश पहले है। तो हमारी देश की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, जो भारत देश के लिए, कोई इजराइल दुश्मन मुल्क तो है नहीं। यहाँ ये लोग इजराइल आतंकी मुल्क बता रहे हैं। नसरुल्लाह फैन क्लब लगातार आंसू बहा रहा है। ये नसरुल्लाह फैन क्लब, ये आतंकवादी नसरुल्लाह कई देशों के लिए आतंकवादी, इसका एक फैन क्लब हमारे भारत में था, हमें पता ही नहीं था साहब। ये दिखाइए, सुनाइए, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार। ये देखिए, मतलब इतना मातम, यकीन मानिए कहते हुए हिचकिचाहट नहीं है साहब। मुस्लिम मुल्कों में भी इतना दर्द नहीं हो रहा है, इतना मातम, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, ये प्रतिशोध मुस्लिम मुल्कों में भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जितना गुस्सा यहां भारत की सड़कों पर इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि नसरुल्लाह मर गया, कई देशों के लिए आतंकवादी, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नसरुल्लाह मरा है। अफसोस की बात जानते हैं क्या है? नसरुल्लाह जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है ना,
जिसे दुनिया के कई देश खतरनाक आतंकवादी मानते हैं, उसके समर्थन में कश्मीर से लखनऊ तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दूसरी तस्वीर देखिए आपने, मतलब भारत का एक सिपाही जिसने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके लिए देश में एक भी प्रोटेस्ट नहीं। मतलब यकीन मानिए, आपको शायद बुरा लगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन यह कड़वा सच है साहब कि नसरुल्लाह कई देशों द्वारा घोषित आतंकी जो मर गया, उसका नाम आपको पता होगा, है ना? नसरुल्लाह नसरुल्लाह नसरुल्लाह, सुबह से आप लोग सुन रहे होंगे। इनको नमन कीजिए, इनको सलाम कीजिए। एक जवान जिसने हमारे आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आतंकवादियों से लड़ते हुए, उसका शायद नाम, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि देश का एक जवान उसी दिन शहीद हुआ जिस दिन नसरुल्लाह मरा, आतंकवादी। लेकिन उसके मरने पर यहां मातम है। ये बशीर अहमद हमारे आपके लिए शहीद हुए साहब, आपको नाम पता भी नहीं। बशीर अहमद की शहादत उसी दिन हुई जिस दिन बेरूत में नसरुल्लाह मारा गया। बशीर अहमद, शहीद बशीर अहमद ने हमको लगा आज वो तस्वीरें, इन तस्वीरों से शोक की शुरुआत करनी चाहिए। इनको नमन करने का दिन है। बशीर अहमद ने जम्मू के कठुआ जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकवादियों की गोली खाकर भी वो लड़ते रहे। लेकिन क्या बशीर अहमद के लिए आपने क्या किसी को दुख बनाते हुए, पीड़ा दिखाते हुए, या मतलब मातम बनाते देखा कि देश का बेटा चला गया? आपने देखा कश्मीर में नसरुल्लाह के लिए जितने लोग सड़कों पर उतरे ना, उसका 0.00001% भी, उसके मतलब इतने लोग भी आतंकवादियों के खिलाफ बशीर के समर्थन में सड़कों पर उतरे क्या? आतंकियों के खिलाफ उतरे? किसी को गुस्सा आया? किसी ने कहा कि हर घर से बशीर निकलेगा? आज तो नारा होना चाहिए था साहब, हर घर से बशीर निकलेगा। मैं बोलता हूं हर घर से बशीर निकलेगा। नारा लगा हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये लोग नारा लगा रहे। लेकिन आज नारा लगना चाहिए था हर घर से बशीर निकलेगा। आतंकवादियों के खिलाफ कोई सड़कों पर नहीं आया। यहां से 4000 किलोमीटर दूर कोई आतंकवादी देश के लिए, कोई अमेरिका के लिए, कई देशों के लिए वो आतंकवादी वो मर गया ना, यहां दर्द हो रहा है। लेकिन जिसने कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत के लिए शहादत दी, उसके लिए किसी के आंसू निकले क्या? जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद बशीर अहमद ने सर्वोच्च बलिदान दिया, वहां 2 लोग भी आतंकवाद के खिलाफ बशीर के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरे। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल, नमन कीजिए, उनको सलाम कीजिए। बशीर अहमद देशभक्त, देश हित में शहीद हुए। लेकिन भारत में मातम हिजबुल्लाह हित में मनाया जा रहा है। लेकिन जानकर ना आप हैरान रह जाएंगे कि ये हिजबुल्लाह, जिसके लिए कश्मीर के लोग, कुछ लोग सड़कों पर उतरे, कौन है जानते हैं? ये जो हिजबुल्लाह कश्मीर पर भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जो हिजबुल्लाह कश्मीर के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहता है, जो हिजबुल्लाह कश्मीर के लिए भारत से जंग छेड़ने की बात कर चुका है, उस भारत विरोधी कई देशों के लिए आतंकवादी हिजबुल्लाह के समर्थन में लखनऊ, कश्मीर छोड़िए लखनऊ में भी, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक रैलियां निकाली जा रही हैं। जिस नसरुल्लाह के लिए तेहरान से लेकर कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके समर्थक भारत में भी भरपूर हैं साहब, भरपूर हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे अभी बताया जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। प्रधानमंत्री ने ये बातचीत जो है वो पोस्ट भी की है और पश्चिम एशिया में ताज़ा हालात पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि जो उनकी बात हुई बेंजामिन नेतन्याहू से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। तनाव को रोकने के लिए बंधकों की रिहाई, आतंकवाद की कोई जगह नहीं, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हाँ, स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उन्होंने कहा टेररिज्म हैज नो प्लेस इन द वर्ल्ड, आतंकवाद की दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसका इट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशन एंड इंश्योर द सेफ रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस। इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एफर्ट्स
फॉर एन अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि शांति के लिए और स्थिरता के लिए भारत हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए जो कहा गया, साहब जो हमारे यहां पर हो रहा है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह के लिए मातम बनाया जा रहा है, इसलिए देश को वाकई सोचने की जरूरत है कि आतंकवाद से लड़ने वाले देश में जब लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाएं तो इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए। सवाल यह भी कि नसरुल्लाह के लिए मातम मनाने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि वो मानवता के हित में, ये कहा जा रहा है ना कि नसरुल्लाह के लिए ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं वो कह रहे हैं कि मानवता, इंसानियत के हित में वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मानवता तब कहां चली जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की हदें पार की जाती है, तब कोई उतरता है सड़कों पर। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि भारत के लिए स्थिति खतरनाक है। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब राजनीति में देश हित की बजाय दूसरे हितों को प्राथमिकता मिलने लग जाती है। इसी का उदाहरण है, आप समझिए, जो हिजबुल्लाह भारत के दुश्मनों का साथ देता है उसे देश में शहीद बताया जा रहा है। शहीद हिजबुल्लाह। महबूबा मुफ्ती ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के विरोध में आज चुनावी रैली रद्द कर दी। एक आतंकी मरा है वहां पर, महबूबा मुफ्ती कह रही मैं रैली नहीं करूंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी देश है और भारत को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। सुनिए। बट हार्ट्स ऑफ हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। देखिए, ये ना एक पैटर्न बनता जा रहा है साहब, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर या मानवता के आधार पर इस तरह से आतंकवादियों का समर्थन। भारत में नसरुल्लाह के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे पहले अफजल के भी समर्थन में हुए थे, याद है, हर घर से अफजल निकलेगा। अब कहा जा रहा है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। बुरहान वानी मारा तो कहा हर घर से वानी निकलेगा, बुरहान वानी निकलेगा। मेमन के लिए भी इस तरह से ये तमाम चीज़ें एक एक करके, बुरहान वानी को भी भारत में कुछ लोग राजनीतिक दलों ने शहीद का दर्जा दिया था। याकूब मेमन के लिए आधी रात देश की सुप्रीम कोर्ट खुलवाई जा चुकी है और इसी देश में धार्मिक आधार पर आतंकवादियों के केस वापस लेने की भी कोशिश हो चुकी है। और अब कई देशों द्वारा आतंकवादी घोषित हिजबुल्लाह के समर्थन में भारत में रैलियां निकाली जा रही हैं। हिजबुल्लाह को 60 से ज्यादा, मैं मतलब आपको लग रहा हो कुछ लोग पलट कर पूछते हैं आतंकवादी क्यों कह रहे हैं साहब, भारत ने को आतंकवादी घोषित नहीं किया, यही सवाल पलट कर पूछा जाता है ना। लेकिन जिसको आतंकवादी माना उसको कहां से कुछ लोग आतंकवादी मानते हैं। अफजल गुरु को अभी भी कुछ लोग आतंकवादी नहीं बोलते। लेकिन 60 से ज्यादा देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लगभग सभी देश शामिल हैं। इसके अलावा अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी आतंकी संगठन इसे घोषित किया हुआ है। सवाल है कि एक आतंकी नसरुल्लाह के लिए भारत में इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों एक आतंकवादी के लिए भारत के भरोसेमंद पार्टनर इजराइल को आतंकी मुल्क बताया जा रहा है? हमारे ही देश के लोग इजराइल को आतंकी मुल्क बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। कश्मीर में ये मातम एक आतंकवादी की मौत का है। यह महिलाएं उस नसरुल्लाह के लिए छाती पीट रही हैं, जो कश्मीर पर पूरे भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कहता था। ये लोग उस हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या का मातम मना रहे हैं, जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलता था। ये लोग उस इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जिसने एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को जहन्नुम भेज दिया है।
एक आतंकवादी मारा गया तो पाकिस्तानियों के भी आंसू छलक आए। अमेरिका के कौन सा खाने की जाने मार्च कर सके तब। सद्दाम की धरती पर भी नसरल्ला का मातम मनाया गया। नसरल्ला की मौत पर पूरी दुनिया के शिया मुसलमान मातम मना रहे हैं, लेकिन भारत में एक आतंकी की मौत पर मातम मनाया जाना हैरान करने वाला है। आतंक के सैकड़ों जख्म झेलने वाले हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक हिजबुल्लाह के हमदर्द सड़कों पर उतरे और नसरल्ला की हत्या का विरोध किया, इजराइल को कोसा और हिजबुल्लाह का समर्थन किया। छाती पीट रही ये हजारों मुस्लिम महिलाएं नसरल्ला की हत्या का मातम मना रही हैं। वही नसरल्ला जो लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। इसी नसरल्ला के आदेश पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। शनिवार को इजराइल ने लेबनान में ही नसरल्ला की कब्र खोद दी, जिसके बाद लेबनान समेत पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में शोक की लहर दौड़ गई। हिजबुल्लाह के समर्थन में कश्मीर घाटी के कई शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। बडगाम में हजारों की तादाद में शिया मुसलमानों ने मातमी जुलूस निकाला। इस मातम जुलूस में महिलाओं ने नसरल्ला हमारी जिंदगी है के नारे लगाए। इसी प्रदर्शन में शामिल एक लड़की ने आतंकवादी नसरल्ला को शहीद बताया और कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। सोशल मीडिया पर इस लड़की का बयान वायरल हो रहा है। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। कश्मीर के बडगाम में नसरल्ला की हत्या के विरोध में शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीर के करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक मातमी जुलूस निकाला गया और नसरल्ला को शहीद बताते हुए उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। कश्मीर जैसा ही मातमी माहौल नवाबों के शहर लखनऊ में भी देखने को मिला। हसन नसरल्ला की मौत पर शिया मुसलमानों ने छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हिजबुल्लाह के हमदर्द सड़कों पर उतरे और नसरल्ला की हत्या के विरोध में अमेरिकी दूतावास घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर खदेड़ दिया। इराक की राजधानी बगदाद में भी नसरल्ला की हत्या का मातम मनाया गया। देर रात लोग एक जगह जमा हुए और हाथों में नसरल्ला की फोटो लेकर मातम मनाया। देखिए, नसरुल्लाह की मौत पर भारत में भले राजनीतिक मातम मन रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी परेशान है, वोट बैंक की वजह हो सकती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि नसरुल्लाह का साथ देने से भारत में तो कोई वोट देने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं, इसलिए आज एक तरीके से सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है आतंकी नसरुल्लाह के लिए, तो एक वोट बैंक तो शायद है। जानते हैं, यहां की पार्टियों के लिए इजराइल से सीखने वाली बात एक है, इजराइल से कुछ सीख सकते हैं हम, वो ये कि नसरुल्लाह पर स्ट्राइक के बाद इजराइल की शायद ही किसी पार्टी ने वहां की सेना पर सवाल खड़े किए। किसी पार्टी ने नसरुल्लाह पर हुई स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक या फर्जी नहीं बताया। शायद ही किसी ने इजराइल की सेना से सबूत मांगे, बताओ कहां मारे, कितने मारे। अभी तक तो साहब किसी ने इजराइल के अंदरूनी राजनीतिक उनके भी मतभेद होंगे ना, लेकिन किसी ने शायद ही ये नहीं कहा कि नसरुल्लाह की हत्या चुनावी फायदे के लिए की गई है। पूरा इजराइल एकजुट है, इजराइल में पूरा देश नसरुल्लाह की हत्या का एकजुट होकर ना जश्न मना रहा है, जश्न। वहीं नसरुल्लाह की हत्या पर मुस्लिम वर्ल्ड में भी हत्या का मुखर विरोध उस तरह से नहीं हो रहा, उस चीज को समझिए, बल्कि कई जगह तो नसरुल्लाह की हत्या का मुस्लिम देशों में स्वागत किया जा रहा है। मुस्लिम देशों में मतलब इसमें सऊदी है, यूएई है, बहरीन, कतर जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं आप जानते हैं सीरिया के भी कुछ हिस्सों में नसरुल्लाह की मौत पर मिठाइयां बंट रही हैं। यूरोप के कुछ देश भी नसरुल्लाह की मौत पर खुश हैं। इजराइल में ये देखिए आप अलग से जश्न मन रहा है। दिखाइए साहब, रिपोर्ट दिखाइए।
इजराइल के एक न्यूज चैनल में डिबेट शो के दौरान नसरल्ला की मौत जैसे ही टीवी स्क्रीन पर चली, वैसे ही एंकर समेत डिस्कशन पैनल में शामिल सभी गेस्ट और स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस खुशी के मारे झूम उठा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इजराइल में तो जश्न का माहौल कुछ अलग था। यहाँ तेल अवीव के एक पब में लोग नसरल्ला की मौत की खुशी में थिरकते नजर आए। हसन नसरल्ला के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में फैलते ही अरब के कई देशों में जश्न शुरू हो गया। सबसे ज्यादा जश्न सीरिया में मनाया गया। यहाँ विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में नाच गाने शुरू हो गए, मिठाइयां बांटी गईं, लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। सीरिया के उत्तरी इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर लोग गोलियां बरसा रहे हैं। वहीं सीरिया के एक इलाके में विद्रोही गुट के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। लोग अपनी भाषा में गीत गाकर नसरल्ला की मौत का जश्न मना रहे थे। वहीं एक जगह सीरिया में लोगों ने ढोल की थाप पर नसरल्ला की मौत की खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। सीरिया में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए, ऐसा लगा जैसे लोग त्योहार मना रहे हों। इस बीच कुछ लोग खुशी में फायरिंग भी करते नजर आए। नसरल्ला के मारे जाने की खुशी सीरिया में किसी त्योहार से कम नहीं दिखी। इस शख्स ने तो दिल खोलकर मिठाइयां बांटी। सीरिया में विद्रोही गुट के लोग मिठाई लेकर सड़कों पर निकल पड़े और रास्ते में जो भी मिलता गया उसे मिठाई खिलाते, बधाई देते गए। साथ में लगातार गोलियां भी दागते रहे। दरअसल सीरिया में विद्रोही गुट जश्न इसलिए मना रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला ने सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोगों में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, इसलिए वो नसरल्ला से नफरत करते थे। और जैसे ही नसरल्ला के मारे जाने की खबर मिली, सीरिया के विद्रोही गुटों के कबीलों में जश्न शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर कनाडा की बताई जा रही है, जहां नसरल्ला की हत्या का जश्न लोग इस तरह से मना रहे हैं। यहां एक शख्स के हाथ में एक पोस्टर है और दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा। पोस्टर पर लिखा है थैंक यू इजराइल। यहां जश्न मना रहे लोगों में यहूदी और ईरानी मूल के कनाडाई लोग थे। एक महिला के हाथ में पोस्टर पर लिखा था वी रिजेक्ट 1979 रिवोल्ट इन ईरान। इस दौरान म्यूजिक पर लोग थिरकते नजर आए। चलिए, वहां जश्न मनाया जा रहा है एक आतंकी के मरने पर, और यहां हमारे भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर। अब बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़े डेमोलिशन ड्राइव की, सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की। $320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। हमने अभी तक 150 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट किया हुआ है। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी जो वोट जिहाद का खेला विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं, वो नकाबपोश हुआ। रात में कार्रवाई हुई तो वो गलत, फिर हमको भरोसे में लेके थोड़ा तोड़ेंगे फिर पूरा तोड़ा गया, ये भी गलत हुआ।
क्योंकि हम इसको कश्मीर नहीं बनना देना चाहते, हम इसको आसाम नहीं बनना देना चाहते, और ये देवभूमि है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभी तक आपने 1, 2 या 5 बुलडोजर का एक्शन देखा होगा साहब, लेकिन अब हम आपको बुलडोजर परेड दिखाने जा रहे हैं साहब। इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई इसको कहा जा रहा है, हाल फिलहाल की कम से कम। मतलब बुलडोजर एक्शन इसलिए 102 एकड़ की जमीन, 102 एकड़ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक साथ 58 बुलडोजर, 58 बुलडोजर, मतलब बुलडोजर की वहां परेड, 58 बुलडोजर। मलबा इतना कि हटाने के लिए 52 ट्रैक्टर लगे, 52 ट्रैक्टर, 1400 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती, 150 से ज्यादा लोगों की पुलिस कस्टडी, और अवैध कब्जे से मुक्त हो गई 320 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन। 320 करोड़, मतलब यकीन मानिए हाल के दिनों में, हाल फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये पूरी खबर मैं आज आपको बताऊंगा, ये सोमनाथ मंदिर के कहां इस तरह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले ना 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें दिखाइए साहब। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हिमाचल तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐसा गरजा कि अवैध कब्जे से बने निर्माण को समतल मैदान बना दिया गया। कई करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया, तो कहीं कब्जा करने वालों ने खुद ही अवैध कब्जे को हटा दिया, कहीं रेलवे की जमीन को खाली कराया गया। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो वहीं अवैध निर्माण को हटाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले ना, सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान की पूरी खबर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सोमनाथ की तस्वीरें दिखाइए साहब। सबसे पहले गुजरात का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ से जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव, सबसे बड़ा अभियान चलाया। 4 दिन पहले शुरू हुआ यह अभियान, करीब 3 दिनों तक चला, 3 दिन। इस दौरान 320 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। दरअसल सोमनाथ मंदिर के पीछे के हिस्से पर काफी दिनों से अवैध निर्माण चल रहा था, जिसमें कई धार्मिक स्थल भी बना दिए गए थे। प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की बजाय बढ़ता गया और आखिरकार अवैध कब्जे के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान 102 एकड़ जमीन पर किए कब्जे को हटाया गया। 102, इसमें कई धार्मिक स्थल, 9 मस्जिद, 45 कमरों का एक मुसाफिर खाना भी इसमें शामिल है। कार्रवाई के वक्त करीब 1,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, 1,500। साथ ही 58 बुलडोजर के जरिए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं मलबे को हटाने के लिए 50 से ज्यादा ट्रैक्टर लगाए गए थे। इस दौरान हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की और 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जो 2 सर्वे नंबर है वहां पे अवैध निर्माण हो गया था। 9 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहां उनका वो मुसाफिर खाना के ऐसे वो उपयोग उनका हो रहा था। बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे पूरा, और कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। 320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। कुछ लोगों ने यहाँ पे इसी जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे यस्टरडे नाइट को। हमने उनको पहले समझाया, उनके लीडर्स को भी समझाया। उसमें से काफी लोग मान गए, लेकिन जो नहीं माने उसके सामने हमने बल प्रयोग भी किया हुआ है, और उसके बाद स्थिति हमारे कंट्रोल में है और अभी तक कोई इश्यू नहीं है, और अभी भी सिचुएशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कितने पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किए गए? 1400 पुलिस फोर्स तैनात है। अभी तक 150 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत किस तरह से खराब हुई, प्रधानमंत्री ने कैसे उनको फोन किया, और उनके एक बयान, खड़गे के रैली में दिए बयान को लेकर क्यों बवाल मच गया, बात इसकी। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। मोदी जी तो अभी 100 साल बचेगी और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। मोदी रिजीम को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा नहीं लेंगे तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए।
ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। माया मरे न मन मरे, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। तो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी? नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है। देखिए, कहते हैं कि सियासत में राजनीतिक दलों के बीच कितना भी मतभेद हो, खासकर बीजेपी कांग्रेस में मतभेद है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन एक शिष्टाचार भी है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, नफरत का ये स्तर आपने आज से पहले शायद नहीं देखा होगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब एक पार्टी के अध्यक्ष यहां तक कह दें कि जब तक मैं मोदी को हरा नहीं दूंगा तब तक मरूंगा नहीं, जैसे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शायद जीवन का एक ही लक्ष्य है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कि मोदी को हराना है। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं मोदी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। वो भी तब जब उनकी तबीयत खराब हुई अचानक। हम सब उनके कुशल जो है स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई। वो बताया गया कि उस वक्त भी उनके दिमाग में मोदी को हराना चल रहा था। आप हैरान हो जाएंगे आज क्या हुआ। 29 सितंबर को कठुआ में खड़गे जी की एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अचानक वो बेहोश हो गए। ये देखिए आप तस्वीरें भी, इस वक्त उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंच पर हैं, आसपास लोगों ने उनको पकड़ा। देखिए उनकी अचानक से बीपी बताया गया लो हुआ, और उस वजह से बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हो गए। डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई और सब कुछ अच्छा रहा। कृपा रही कि इलाज के बाद वो मंच पर वापस आ गए, जिसके बाद भी उन्होंने बोलने में, मतलब जब हम सुन पा रहे थे उनको बोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन वो मंच पर लौट कर आए। लेकिन जानते हैं मंच पर जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। सुनाते हैं आपको। जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। सोचिए, मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाली पार्टी के अध्यक्ष की मोदी से नफरत ऐसी जैसे उनके जीवन का मतलब एक ही टारगेट है, मोदी को हराना। मतलब उनकी तबीयत खराब हुई तब भी वो मोदी को हराने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सोचिए मोदी जी ने क्या किया होगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खड़गे जी की तबीयत खराब हुई, उनको सूचना मिली, मोदी ने क्या किया होगा। इस खबर की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, उनका हालचाल जाना और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मोदी ने तुरंत फोन किया खड़गे जी को, तस्वीरें देखी, तबीयत खराब हुई, पता लगा उनकी रैली में तबीयत खराब हुई। मोदी ने तुरंत फोन किया। खड़गे जी क्या कह रहे हैं? मैं जब तक मतलब इनको हरा नहीं दूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। मोदी ने क्या किया? जैसे ही पता लगा तबीयत खराब, तुरंत फोन उठाया, फोन करा खड़गे जी को। शायद इसके बाद खड़गे जी को, शायद हमें लगता है कि अपने बयान पर शायद अफसोस हुआ होगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बहाने खड़गे पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अच्छे स्वास्थ्य की पहले तो कामना की, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि खड़गे जी ने अपने स्वास्थ्य के मामले में बेवजह प्रधानमंत्री को घसीटा। ये उन्होंने पोस्ट किया और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? कल कांग्रेस अध्यक्ष, ये देखिए अमित शाह ने क्या लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए बेवजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। वैसे तो उनके शब्द थे कि मैं 83 साल का हूं, लेकिन पहले मरूंगा नहीं जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। आगे अमित शाह ने लिखा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेसियों में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत है और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होता देखें। अब अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खड़गे का बयान शर्मनाक है, जबकि पीएम मोदी ने खुद उनकी तबीयत खराब होने पर उनका हालचाल जाना।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अमित शाह पर जो है निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कुछ भी गलत नहीं कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। सुनाते हैं आपको। बड़े आक्रामक हैं, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के भिन्न भिन्न नेताओं के मन में मोदी जी के प्रति घृणा, कुंठा और ग्लानि यानी फ्रस्ट्रेशन और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितने गहरे बैठी हुई है कि अस्वस्थता में भी उनके मन से उभर कर सामने आती है। आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक के एक बयान की बात करेंगे जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया की तुलना के बाद अब उन्हीं की पार्टी के विधायक ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीति को लेकर साधु संतों तक भूचाल में लाकर खड़ा कर दिया। एसपी विधायक ने कहा कि मुस्लिम आबादी अब बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा राज अब खत्म हो जाएगा। इस मामले में चल रही पूरी सियासत की बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार बयान सुना दीजिए समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा क्या है, सुनिए। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। देखिए जनाब, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के एक तो विधायक हैं, बीजेपी के विरोध में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि पूरे हिंदू समाज को लेकर मतलब तुम्हारा राज, वैसे उन्होंने बीजेपी को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। महबूब अली समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब उनके इस बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सुनाते हैं आपको। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। नागरिक होकर के अगर कोई कट्टरपंथी भारत के खिलाफ बोले और कोई ये बोले उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो बोलेगा कि मैं 800 साल राज किया हूं हिंदुस्तान पे और मैं फिर आ रहा हूं यूपी में, मेरी आबादी बढ़ गई है, ये अब नहीं चलने वाला है। चरित्र को समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। और इस पूरे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है और पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक महबूब अली बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। वहीं महबूब अली के बयान के खिलाफ धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पूरे बयान को भड़काने वाला और माहौल खराब करने वाला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दंगा फसाद जो है भड़काने का यह बयान है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने जो ये बयान दिया है यह दंडनीय है। इस पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह से बयान नहीं। बच्चों की तरह वो आवाम को सबक पढ़ा रहे हैं, जबकि उनको समझना चाहिए आज की आवाम, आज की जनता बेदार, होशियार और पढ़ी लिखी है। उसको अब टॉफ़ी दे करके नहीं समझाया जा सकता और उसके दिल को टॉफी देके नहीं बहलाया जा सकता। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लखनऊ से। लखनऊ में बताया जा रहा है कि जहां दो लोगों ने एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर नहर में फेंक दिए। डिलीवरी बॉय के शव के टुकड़े किए, उसकी हत्या की, शव के टुकड़े किए, नहर में फेंक दिए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर भी आई उस डिलीवरी बॉय की जिसकी हत्या की गई, शव के टुकड़े किए गए और फिर बताया जा रहा है कि नहर में फेंक दिए गए। ये वो आखिरी तस्वीर उसकी डिलीवरी बॉय की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को डिलीवरी बॉय 2 मोबाइल फोन देने गया था, लेकिन आरोपियों ने उससे लूटपाट की और बिना पैसे दिए
मोबाइल फोन भी ले लिए, उसकी हत्या की, टुकड़े करे और नहर में फेंक दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पीओके को वो वापस लेकर रहेंगे। उनके इस बयान से पाकिस्तान डरा हुआ है, तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि पीओके वापसी की डेट क्या तय हो चुकी है। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा ऐलान। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेगा, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएन के मंच से डंके की चोट पर भारत का कोई विदेश मंत्री पीओके वापस लेने का ऐलान करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भारत पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो डर जता रहे थे कि भारत पीओके छीन सकता है, उन्हें पीओके छीनने की धमकी मिल रही है। लेकिन जिसे शहबाज शरीफ धमकी बता रहे थे वो भारत की प्रतिज्ञा है। पीओके पर भारत का अधिकार है, वो भारत का हिस्सा है। ये बातें जयशंकर ने यूएन के मंच से दुनिया को बताई। साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यूएन के मंच से जयशंकर ने पाकिस्तान की जिस तरह धुलाई की, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले पीओके को लेकर जो बयान दिया वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। वो मोदी सरकार के पीओके पर अडिग संकल्प को बताता है। मतलब मोदी सरकार ने पीओके पर आखिरी फैसला कर लिया है। है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। यह मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। पहले सीएम योगी का अटैक, फिर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस के मंच पर हमला। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीन के लिए भी भारत का कड़ा संदेश है, जो पाकिस्तान की मदद से पीओके में हस्तक्षेप करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है।